और हेलो डॉक्टर सेगमेंट में मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन स्टूडियोज में हमारे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर एम.वी. पद्मा का, प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स नई दिल्ली से। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। एंड वी हैव विद अस डॉक्टर रोहित भाटिया, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स। आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और यदि डॉक्टर पद्मा डॉक्टर रोहित से आप भी कोई सवाल करना चाहें तो नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 011-2309-7532। दैट्स आवर नंबर। 011-23097532। डॉक्टर पद्मा, ये वर्ड कई बार सुनने में आ रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और स्क्लेरोसिस बोलने में ही थोड़ी मुश्किल लगती है क्या ये? तो जैसे आपने शुरुआत में कहा कि एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यूनिटी की मतलब ये है कि हमारे जो अंग में जो सेल्स है अपने ऊपर हमला कर रहा है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि बाहर से कोई कुछ कर रहे हैं, अपने ऊपर हम ही कर रहे हैं। तो दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। तो हम जो अभी सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे थे, तो सेल्फ अटैक हो गया। यस, सेल्फ अटैक हो गया। तो ये जो चीज़ें, जो ऑटो इम्यून डिसीज जो आम तौर पे लोगों को पता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बहुत सारे ऐसे हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, तो इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं मिलती, पर इसके बारे में जागरूकता ज़रूरी इसीलिए है कि ये डिसीज़ यंग पीपल, युव में जो होता है। सो अगर किसी को 20, 25, 30 साल की उम्र में उनको ना बीपी है, ना शुगर है, ना कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, जैसे आपने शो में बताया, योग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिजिकल हेल्थ में बिल्कुल सही है, अचानक ये लगता है कि एक आंख की रोशनी चली गई, वापस भी आ जाती, कुछ तो पता नहीं क्यों हुआ, दोबारा हो गया, अंग में प्रॉब्लम हो गया, कुछ पैरालिसिस हो गया, बैलेंस बिगड़ा है, कुछ सेंसरी प्रॉब्लम हुआ, जो आपने कहा बहुत फिटीग हो गया, समझ में नहीं आते उन लोगों को ये हमें क्यों हुआ है। इसीलिए इस डिसीज के बारे में थोड़ा सा वी शुड हैव एन अवेयरनेस। डॉक्टर रोहित, अगर रीजंस की बात करें तो क्या वो कारण है, किस वजह से ये समस्या आ जाती है? एक्चुअली मल्टीपल स्क्लेरोसिस का यूनिकनेस यही है कि हमें अभी तक एग्जैक्ट कॉज नहीं पता इसका। सो हम लोग किसी भी बीमारी के बारे में कॉज बोलते हैं कि वी नो कि लाइक स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, तो ऐसे ही बहुत सारे रीजंस हैं जो एसोसिएशंस होती हैं जिनका होने से रिस्क ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस बढ़ सकता है। जैसे उसमें से एक चीज़ है स्मोकिंग। स्मोकिंग हैज़ अ एसोसिएशन टू मे बी अफेक्टिंग द कॉज ऑफ एमएस। तो जैसे स्मोकिंग के बारे में बोला जाता है, कुछ वायरसेस हैं जिनके बारे में ऑफ रीसेंट टाइम दोबारा से जागरूकता आई है, कि जैसे एप्स्टीन बार वायरस है या चिकन पॉक्स वायरस है, कि शायद उनकी प्रेजेंस या एक्सपोजर आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिस्क को बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि शायद ये जेनेटिक बीमारी है। जैसे जनरली ये कपल्स को ये कंसर्न होता है कि क्या हम चाइल्ड करें, हमारे बच्चे को तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कोई डायरेक्ट जेनेटिक कॉज नहीं होता है एमएस का। सिर्फ यही देखा गया है कि अगर आप एक आइडेंटिकल ट्विन को एमएस है तो दूसरे ट्विन को एमएस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट अदरवाइज अगर आप ओवरऑल प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो जिस प्रोपोर्शन में एमएस का रिस्क होने का किसी भी चाइल्ड को है, वो प्रोपोर्शन जनरल पॉपुलेशन से कुछ अलग नहीं है। वो आपको वैसे भी रिस्क है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है कपल्स को, शुड वी हैव अ चाइल्ड, क्या हमें बच्चे को। बट कुछ ऐसे हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स हैं, जैसे डॉक्टर पद्मा ने बताया, उसमें से एक होता है HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जो हमारे सब में होता है। उसमें से कुछ ऐसे उसके स्पेसिफिक सब टाइप्स हैं which have been shown in studies कि अगर आपको ये है तो शायद आपका रिस्क बढ़ जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको है तो आपको एमएस हो जाएगा। जी, लेकिन अगर एमएस यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कोई लक्षण सामने नजर आते हैं, जैसे शरीर का कोई भी हिस्सा सुन्न पड़ रहा है, या जैसे आपने कहा आंखों की रोशनी पे असर, फटीग, तो फिर जब हम आपके पास आए न्यूरोलॉजिस्ट के पास, आप डायग्नोस कैसे करते हैं? तो वो अच्छी बात है। एमएस पकड़ में आना बहुत आसान है। अच्छा। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट वो जो डायग्नोसिस में आते हैं वो एमआरआई। अच्छा। सो एमआरआई ब्रेन, एमआरआई स्पाइनल कॉर्ड, और आपको पता है इतने सारे एमआरआई स्कैन्स इतने सारे हमारे मुल्क में है, अवेलेबल है। तो लोग इसको ये इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा रोशनी चली गई तो वापस भी तो आ गया, तो ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है, दोबारा नहीं आएगा। तो ये चीज़ें में देयर इज़ अ गैप। तो जैसे कोई भी डिसीज में भी अगर सबसे बहुत जल्द में अगर पकड़ में आ गया, जल्द से जल्द हम ट्रीटमेंट शुरू कर दिया,
तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ नॉर्मल लाइफ बीत सकते हैं. सो द ट्रिक इज यू नो द राइट ड्रग टू द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम. ब्लड टेस्ट नहीं कराना होता कोई? नहीं. सो इम्पोर्टेंट है इज MRI. अच्छा. और इसकी डायग्नोसिस में बहुत सारे हैं. इसमें जो रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं, लंबार पंक्चर करते हैं, CSF कराते हैं, कुछ इवोक पोटेंशियल्स होते हैं और ब्लड टेस्ट वगैरह उसमें कई कुछ एंटीबॉडीज होती है जो MS जैसे लगता है पर MS है नहीं, उसको हम MS मिमिक्स कहते हैं, उसको रूल आउट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें रूल आउट कर सकते हैं. पर आपकी जो पहली क्वेश्चन है क्या ये डायग्नोसिस आसानी से बन जाता है? यस. तो इसमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई भी आप इसको इग्नोर ना करें. ऐसे कुछ हो रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है. तो इसको ये नहीं सोचे कि मुझे तो कोई रिस्क फैक्टर ही नहीं तो मैं क्यों बीमार पड़ सकती. तो आ जाए डायग्नोसिस हो जाएगा. डॉक्टर रोहित, जैसे हर बीमारी में होता है ना, ट्रीटमेंट से पहले होता है कि मेंटली जब तक मरीज प्रिपेयर नहीं होगा तब तक वो क्योर नहीं किया जा सकता, उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता. तो इस कंडीशन में वो मेंटली प्रिपेयरनेस के लिए क्या किया जाता है? आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, बिकॉज जब भी हम लोग ये डायग्नोसिस को अनफोल्ड करते हैं पेशेंट्स को, बिकॉज एज डॉक्टर पद्मा सेड बहुत सारे पेशेंट्स आर यंग, दे आर इन द पीक ऑफ यूथ, 20s में, 25 में, अब तो खैर एडोलेसेंस में भी और चिल्ड्रन में भी इट्स हाँ इट इज़ क्वाइट अवे, मतलब वी क्वाइट सी दीज पेशेंट्स. तो मतलब 15 years, 20 years, 25 years, 30 years. तो जब हम उनको ये अनफोल्ड करते हैं कि आपको ये कैटेगरी का डिजीज़ है और हमें लग रहा है कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही है, तो द फर्स्ट रिएक्शन, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं से ये फीडर मिला होता है कि शायद मेरे को ये बीमारी है, तो वो पढ़ के भी आते हैं. तो फर्स्ट रिएक्शन इज़ अ फीलिंग ऑफ डिजेक्शन कि मेरे को ये बीमारी क्यों हो गई, बिकॉज वो लिखा होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना है, ऑटो इम्यूनिटी है, आप डिसेबल हो सकते हैं. बहुत सारी नेगेटिविटी भी है, मतलब आई वुड से ऑन द इंटरनेट, जो हमें नहीं लगता कि आज के एरा में ऐसा है. सो आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो हम उनको यही कहते हैं कि यू फील कॉन्फिडेंट. दिस इज़ लाइक एनी अदर डिजीज़. लोगों को डायबिटीज़ भी होती है, हाइपरटेंशन भी होती है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, किसी को कैंसर है, लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर है. तो we understand your concern, but you should feel confident, because your confidence is very important to sail you through. Right. That is the first thing. बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है. और जैसा डॉक्टर पद्मा ने कहा कि MRI कराएंगे तो डायग्नोसिस भी हो जाता है. इलाज के बारे में आपने जानना चाहूँगा, और साथ ही यदि आप कोई सवाल करना चाहें तो फ़ोन भी कर सकते हैं और ईमेल के माध्यम से भी ddmorningshow23@gmail.com पर. डॉक्टर साहब, इलाज है क्या MS का? बिल्कुल है. अच्छा. तो 1993 से पहले इलाज था नहीं. तो ये ऐसे डिसीज़ नहीं है जो कि हमको 100 साल से पता है. सो रिलेटिवली यंग थे. बट अगर 1993 से हम देखें, पहले हम बच्चों को पढ़ाते थे, एक स्लाइड आती थी तो उसमें 2-3 होते थे. अब मैं जब स्लाइड प्रोजेक्ट करती हूँ उसमें द स्लाइड इज़ फुल. इट इज़ फुल. अभी हमारे पास 17 मेडिसिन है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, और ज़्यादा तक वो सारा मेडिसिन इंडिया में अवेलेबल है. एंड वो भी बहुत अच्छी बात ये हो गई कि पहले सारा ये जो मेडिसिन है बहुत महंगी होती थी. अब हमारे पास जेनेरिक भी आ गया जो सस्ता भी हो गया, तो पॉकेट फ्रेंडली भी हो गया है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये डिसीज़ ट्रीटेबल है, डेफिनेटली कंट्रोलेबल. और जो भी स्टेज में अगर मरीज हमारे पास आ जाते, सेम थिंग व्हाट डॉक्टर रोहित ऑल्सो टोल्ड यू, कि उसके ऊपर डिजेक्ट होके एंड रिजेक्शन एंड यू ऑल्सो रिजेक्ट द डायग्नोसिस कि हमें नहीं है. तो एंड देन होलिस्टिक थिंग. ऐसा नहीं है कि हम उस तरफ चले जाएं और वो कुछ और कह रहे तो वही करते जाए. ट्रीटमेंट गैप नहीं होना चाहिए. आप ये दवाई भी ले लीजिए और बाकी जो भी आपका कि जो मेडिटेशन करना, योगा, सब कुछ. इट इज इम्पोर्टेंट टू डू ऑल दिस. डॉक्टर साहब, ईमेल आया है. दवाई लेना जरूरी है. दवाई लेना भी जरूरी है. एक ईमेल आ गया है, आकांक्षा है जो कह रही हैं, हेलो डॉक्टर, माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस. हर कंडीशनिंग इज वर्सनिंग डे बाय डे. आई हैव अ क्वेश्चन. 1, इज इट ट्रीटेबल? I have attended your sessions in AIMS, and my mother is having worse pain in lower abdomen and legs. Is there any medicine which can help in pain? So one is कि आप प्लीज़ एक बार कंसल्टेशन के लिए आ जाइए, क्योंकि इंडिविजुअली कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकता है, जैसे एब्डोमिनल पेन है या लेग्स पे पेन है. पेन कैन बी अ पार्ट ऑफ MS.
फर्स्ट थिंग इज कौन सी स्टेज पे आप आए हैं। अगर वही तो हम कह रहे थे ट्रीटमेंट गैप, अगर कई साल और कई पीरियड आपका बीत गए, अगर लेट आए तो प्रॉब्लम होगा। दूसरी चीज़, एक हिस्सा होता है हाईली एक्टिव, कुछ ना MS इज़ नॉट यूनिफॉर्म, कुछ लोगों को बहुत माइल्ड होती है, कुछ लोगों को एग्रेसिव होती है। तो एग्रेसिव वाले भी जल्दी अगर आ गया तो उनकी जो हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी कुछ और होता है। धीरे धीरे नहीं चलाएंगे, बड़े चीज़ पहले दे देंगे। तो इट इज़ अ बैलेंस। बट इनका मैं यही कहती हूँ कि एक बार आके दिखा लीजिएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम ढूंढ के निकाल देंगे। नॉर्मली पेशेंट के साथ ये रहता है कि ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कितना टाइम लगेगा हमें ठीक होने में। तो डॉक्टर किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, और जनरली जो आपके पास केसेस आते हैं क्या रहता है? थैंक यू। एक्चुअली मल्टीपल स्क्लेरोसिस दो तरह से प्रेजेंट करता है। एक है जब वो एक्यूट अटैक्स के साथ आते हैं, विजन 5-6 डेज में एक आंख का विजन चला गया, सडनली पहले ठीक थे, अब 10-15 दिन से लग रहा है कि वॉक नहीं कर पा रहे हैं। सो एक एक्यूट प्रेजेंटेशन को हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिलैप्सेस बोलते हैं या अटैक्स बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट में जनरली होता है कि अगर माइल्ड अटैक है, मॉडरेट है, तो यूजुअली इन फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स आप रिकवर कर जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स का जिनका टाइमली इंटरवेंशन होता है, दे विल रिकवर। अ स्मॉल माइनॉरिटी मे बी लेफ्ट विद कि थोड़ा सा मैं पूरा ठीक नहीं हुआ डॉक्टर साहब, मेरे को मैं देख तो रहा हूँ बट वो चीज़ नहीं है, वो ब्राइटनेस नहीं है, वो 5% रह गई। वो भी विद टाइम या तो आप अडेप्ट हो जाते हैं या वो बेटर हो जाती है। दूसरा पार्ट है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट व्हाट हम लोग हमेशा यही कहते हैं, क्योंकि हम लोग क्लिनिक रन करते हैं, तो यही होता है कि आपको पेशेंट को वक्त देना पड़ेगा। पहली बात कि एक्सप्लेनेशन की ट्रीटमेंट्स क्या हैं, दूसरा उसको लॉन्ग टर्म लेना क्यों ज़रूरी है, और थर्ड उनसे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। होता क्या है जनरली कि दे कम विद सम स्मॉल रीडिंग, उनको आइडिया नहीं होता, उनको लगता है कि मैं मेडिसिन लूँगा 6 महीने में बंद हो जाएगी, और वो ये सुनना भी चाहते हैं कि मेरी जल्दी बंद हो जाए, और हम उनको बोलते हैं कि नहीं ये लॉन्ग टर्म ज़रूरी है। तो इसमें एक यही इशू है कि MS ड्रग्स हैव टू बी टेकन लॉन्ग टर्म। डॉक्टर साहब दिल्ली से हर्षिता हैं इस समय फोन लाइन पर, आइए उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो हेलो या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Yes, please ask your question. Yes, my question is that I was diagnosed with MS at the age of 15, and a problem that I have struggled with since then is MS fatigue. So what is something that one can do about it? Yes, very relevant question हर्षिता, very relevant, क्योंकि almost 80% 80% लोगों को MS में ये fatigue होती है और बहुत disabling होता है। fatigue की मतलब यही है कि अगर आप बिस्तर से उठे तो लगता है कि मैं बिस्तर से ना ही उठूं। कुछ भी जो नॉर्मल चीज़ें जो हमें ऑटोमेटिकली करते हैं उसमें बहुत लगता है कि बहुत एनर्जी मेरा एक्सपेंड हो गया और मैं कुछ नहीं कर सकती। मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता, जो यंग पीपल बहुत अच्छी तरह करते हैं इसको लगता है कि एक टास्क के बाद ही दूसरा कर सकते, तो इट इज़ डिसेबलिंग। फेटीग में देयर आर सम मेडिसिन्स, साइंस बताती है, पर आई थिंक मेडिसिन से ज़्यादा होगा कि फेटीग कंट्रीब्यूटिंग क्या क्या कारण होता है, उसमें मेंटल हेल्थ भी आ गया। तो इसमें जो एनर्जी लेवल्स बढ़ाने के लिए, जो जनरली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स, लाइफस्टाइल, स्लीप बहुत ज़रूरी होती है कि स्लीप हाइजीन का क्या है, एंड ऑल्सो द अदर सिस्टम्स जिसमें जो योगा मेडिटेशन ऑल्सो वुड हेल्प। देर आर सम मेडिसिन्स, मैं एक्चुअली ड्रग्स को मैं लास्ट में चाहती हूँ, आई थिंक वी ट्राई आउट ऑल दीज, एंड यंग पीपल आई मस्ट टेल यू मोस्ट ऑफ द MS जो इनफैक्ट हम लोग पेशेंट्स नहीं बोलते, उनको कहते हैं पीपल लिविंग विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वी डोंट वांट टू कॉल देम पेशेंट because they're young, most of them are beautiful, they're very energetic, they're educated. Yes, I think that's a cohort which is very unique, and Dr. Rohit also will agree. Last 30 seconds, Dr. Saab, also guide us कि क्योंकि कोविड के बाद क्या people with MS कुछ लिंक करें वैक्सीनेशन से, कोविड से, या नहीं है लिंक? नहीं, देखिए MS कॉजेशन का लिंक अभी तक ऐसा नहीं है, बट बहुत सारा ये दिस इज़ वन यू कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कि क्या वैक्सीन्स कुड ट्रिगर अ रिलैप्स ऑफ MS और कुड वैक्सीन्स ट्रिगर MS। देयर इज़ नो सर्टेनिटी ऑन दैट, बट ये है कि क्योंकि वैक्सीनेशन आपके इम्यून सिस्टम को एकदम से चेंज करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, तो एक सटल कंसर्न होता है कि वैक्सीनेशन से रिलैप्स ट्रिगर हो सकता है। देयर इज़ नो डेफिनेटिवनेस कि कौन सी वैक्सीन से ये होगा,
बट जनरली कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जो हम लोग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट नहीं देते उनको, जैसे लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन हैं जिनमें द वायरस इज लाइव बट इट हैज़ बीन मेड वीकर. Those vaccines are not permitted during the course of your immunosuppressive treatment. Okay. Otherwise, हमने बहुत सारे पेशेंट्स को जब कोविड वैक्सीन शुरू हुआ था हमें ये कंसर्न्स थे बट हमें सर्टेनिटी नहीं था, तो फिर बहुत सारे गाइडलाइंस इंटरनेशनली भी और हमारे एक्सपीरियंस से भी यही हुआ कि जितनी भी वैक्सीनेशंस इंटरनेशनली अवेलेबल थी और नेशनली अवेलेबल थी, they were not considered to be contraindicated in patients with MS. But there is always this small concern which we tell the patients that there could be a possibility because they also increase your immune reaction. थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू डॉक्टर रोहित, डॉक्टर पद्मा.